वेलकम बच्चों ऑन आवर चैनल एज पाठशाला। एक बार फिर से जोरदार तरीके से आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। होप सो कि अभी तक की जो भी वीडियोस क्लास 10th की पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री की, उसको आपने पढ़ लिया होगा। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोग जाके एक बार वापस से ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ लेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो कि आज की टॉपिक है, जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो आपको समझ में आएगा। और नहीं पढ़ेंगे तो आपको चीजों में क्या होगी, बहुत दिक्कत होने वाली है। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इसी को हम क्या कहते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। तो किसी बुक में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होगी, किसी में हाइट एंड डिस्टेंस होगी। ये बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि बहुत ही आसान काम करके हम बहुत ही आसान तरीके से बहुत ज्यादा नंबर को बोर्ड से पा सकते हैं। कंफर्म है कि एक क्वेश्चन 4 नंबर में यहां से पूछना है, या तो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, या तो स्टेट बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड उठा के देख लीजिए, वहां पे इस चैप्टर से 100% की एक बड़ा क्वेश्चन आता है। तो उस बड़े क्वेश्चन को हम उठा के पटक देंगे और एकदम समझ के सॉलिड तैयार हो जाएंगे। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, बच्चों के मन में जो सबसे पहला ख्याल यही आता है कि सर, जो हमने साइन थीटा कॉस टेन थीटा पढ़ा, इसका यूज क्या है, इसका हम यूज कहां करेंगे लाइफ में। तो उसका जो यूज करना है उसी के बारे में आपको इस चैप्टर में सीखना है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस में। समझिए बातों को, पहले ध्यान से समझिएगा, उसके बाद हम समझते हैं चीजों को। मान लीजिए आपको हिमालय पर्वत का हाइट को नापना है, हिमालय माउंटेन है, उसके हाइट को आपको मेजर करना है। तो एक मेथड क्या है कि एक इंची टेप पकड़ेगा नीचे, और एक बंदा वहीं से इंची टेप उठाना शुरू किया और पूरे हिमालय माउंटेन के टॉप पे पहुंच गया। और टॉप पे पहुंचने के बाद हाइट मेजर कर लिया और उसने बता दिया कि हाइट क्या है। पहला मेथड तो ये। दूसरा मेथड जो है, वो दूसरा मेथड कौन देता है, ट्रिग्नोमेट्री देती है। दूसरा मेथड कौन देता है, ट्रिग्नोमेट्री देती है। सेकंड एग्जांपल मान लीजिए कि कोई बहुत ऊंचा टावर है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 20 फ्लोर की बिल्डिंग है, और उसके आपको हाइट को मेजर करना है। तो हाइट को मेजर कैसे कर सकते हैं, तो आपने कोई इंची टेप ले जाएंगे छत पे, एकदम टॉप फ्लोर पे ले जाएंगे, वहां से इंची टेप को नीचे गिरा देंगे। जब वो जमीन को टच कर लेगी तो इंची टेप को देख लेंगे, हाँ इतना है, तो हम बता देंगे कि ये इतने मीटर का, इतने सेंटीमीटर या इतने फुट का है। पहला मेथड। दूसरा मेथड, इतना हार्ड करने से अच्छा है हम एंगल का यूज कर लें। किसका यूज कर लें, एंगल का यूज कर लें, और कुछ रिलेशन का यूज करके, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा टी रेशियोज का यूज करके उसके हाइट को हम इजीली क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। उस चीजों को आपको इस चैप्टर में एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में समझना है। बात समझिएगा, ठीक है बात। अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीजें समझनी है। क्या चीजें समझनी है, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब बात को समझिए, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। मान लीजिए कि कोई एक लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हम हॉरिजॉन्टल लाइन से हमेशा क्या करते हैं, अपने एंगल का इनिशिएशन करते हैं। एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से। हमने पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ऐसा, और वहां से हम एंगल का मेजरमेंट करेंगे। और जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो हमेशा याद रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। किस डायरेक्शन में होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपने कभी, ये हमारा इनिशियल लाइन था, ये क्या था, इनिशियल लाइन, और ये लाइन कुछ उठ रही है। क्या हो रही है, उठ रही। मैंने क्या कहा, वर्ड को याद रखिए, उठ रही। उठने का मतलब क्या होता है, एलिवेट हो रही है। क्या हो रही है, एलिवेट हो रही है। क्या हो रही है, एलिवेट हो रही है। और एलिवेट होके ये जो लाइन है कुछ यहां पे चली गई, तो ये इनिशियल लाइन थी, और इनिशियल लाइन से क्या हो गई, ये एलिवेट होके यहां चली गई, जिसको हमने कहा एंगल थीटा। तो आपने कभी, ये कौन सा लाइन है, तो ये एलिवेटेड लाइन है। कौन सी लाइन है, ये लाइन को कहेंगे एलिवेटेड लाइन। क्या कहेंगे, एलिवेटेड लाइन। तो ये जो एंगल होगा, आपने ये इनिशियल लाइन और एलिवेटेड लाइन के बीच में बन रहा है, इसलिए इस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। अब बात को समझिएगा, डिप्रेशन में आपने कभी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी पहले भी और अभी भी, क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अभी भी क्या थी, हॉरिजॉन्टल लाइन, पहले भी क्या थी, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये जो एलिवेट उठ रहा था, उठने की जगह वो नीचे जाने लगा। क्या होने लगा, नीचे जाने लगा, डिप्रेस होने लगा। क्या होने लगा, डिप्रेस। वो डिप्रेशन वाला नहीं, वो नहीं,
डिप्रेस होने लगा, नीचे की तरफ जा रहा है। तो आपकी जो लाइन है वो नीचे की तरफ जा रही है, किधर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ। तो ये जो एंगल होगा किधर की तरफ बनेगा, क्लॉकवाइज। ये रखिएगा, ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज और ये किधर की तरफ जा रहा है, क्लॉकवाइज। तो आपके ये जो जा रहा है वो जा रहा है क्लॉकवाइज। तो ये जो क्लॉकवाइज जा रहा है, इस केस में जो एंगल बनेगा इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहेंगे इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्यों, क्योंकि जो लाइन है वो क्या हो रही है, डिप्रेस हो रही है। डिप्रेस मतलब कि नीचे की तरफ जा रही है, किधर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मान लीजिए ये आपका आंख है, भैया आप आंख से सभी चीज को देखते होंगे। तो मान लीजिए मैं देख, तो मेरे को एकदम सामने चीज होगी, तो ये हमारे आई है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ऐसे कुछ होगी, देख रहे होंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है। यह बात को ऐसे समझते हैं, ठीक है, इस तरीके से ध्यान से। ये हमारी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम सामने देख रहे हैं। अब हमको कोई ऊपर चीज देखनी है, या फिर मान लीजिए ऊपर कोई टावर है उसको देखना है, या छत को देखना है। तो कैसे देखेंगे छत को, आपने कभी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे आप अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएं। ये जो गर्दन है हमारा वो क्या हो रहा है, उठ रहा है ऊपर की तरफ। जो नेक है ऊपर की तरफ उठ रहा है, एलिवेट हो रहा है। तो नेक अगर एलिवेट होगा तो ये जो एंगल होगा, मान लेते ये जो था पहले ब्लू वाला, और ये ब्लू वाला ऐसे उठ गया। ब्लू वाला हमारा क्या था, गर्दन था, ये आंख थी। तो ये आंख जो है ऊपर ऐसे पहुंच गई। तो ये आंख जो ऊपर पहुंची, तो इसके बीच में क्या बनना है, एक एंगल बनना है। ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। और हमारा जो आंख है वो कहाँ है, ये ऊपर है, मतलब इस ब्लू वाले लाइन की तरफ है। तो आपने कहा कि भैया जो हमारा आइस था वो पहले इधर था और बाद में उठ के वो कहाँ चला गया, इस वाले लाइन की तरफ। तो लाइन की तरफ चला गया, इसीलिए इस लाइन को हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। साइट मतलब जो देख रहे हैं, तो ये इस लाइन के तरफ देख रहे हैं ना, जिधर ये लाइन जा रही थी, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट कहेंगे। बात क्लियर। अब समझिए चीज को। आपने कहा जो हम देख रहे थे अभी भी देख रहे हैं, लेकिन अब जो चीज है वो हम छत से देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं, हम छत पे खड़े हैं, हम नीचे कोई स्कूटी वाला जा रहा है, हॉर्न बजाते हुए उसको देख रहे हैं, जो पागल अभी गया है उसको देख रहे हैं। तो उस पागल को देख रहे हैं, तो हमने क्या कहा कि भैया हमारा जो गर्दन होगी वो नीचे की तरफ जाएगी। कहां की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ। तो मान लेते हैं हमारा ब्लू वाला जो है पहले ओरिजिनल इनिशियल था, अभी इस इनिशियल से हम किधर की तरफ देख रहे हैं, नीचे की तरफ। तो जो ब्लैक है वो हमारा डिसाइड करेगा। तो ब्लैक हमारा किधर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। ब्लैक मार्कर कहां की तरफ गया, नीचे की तरफ। अभी जो नीचे की तरफ गया तो हमारी गर्दन क्या हुई, नीचे हुई। ये थी पहले और अब क्या हो गई, नीचे हो गई। तो हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं मतलब डिप्रेस हो रहा है हमारा गर्दन, क्या हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। तो जो हमारा लाइन जो था, जो हम पहले देख रहे थे, यहाँ देख रहे थे, अब वो यहाँ की जगह नीचे की तरफ देख रहे हैं। किधर की तरफ देख रहे हैं, नीचे की तरफ। तो इस केस में ये जो लाइन होगी इसको कहेंगे लाइन ऑफ साइट। क्या कहेंगे, इसको हम लाइन ऑफ साइट कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। बात क्लियर है, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई। तो समझ गए कि नीचे से आप किसी छत को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, और छत से कोई नीचे को देख रहा है तो उसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग मेजर किया जाएगा, वर्टिकल लाइन से कोई भी उसका मतलब नहीं। इतनी बातें समझ में आ गई। तो अब हम कुछ चीजों को करते हैं जिससे कि और चीजें आपको क्लियर होंगी कि इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। बात क्लियर कंफर्म। तो कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो वहां से समझ में आएगा और अच्छे से। तो देखते हैं एक पहले सिंपल क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं। क्वेश्चन क्या करें समझिए। क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। तो एक टावर है, एक टावर देखिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस में जो सबसे बेसिक चीज होता है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ फिगर। अगर आपने फॉर्मेशन ऑफ फिगर समझ लिया कि फिगर का हम फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन का 50% आपने वहीं पर डन कर लिया। लेकिन अगर आप फिगर को फॉर्मेट नहीं कर पा रहे, फिगर को नहीं बना पा रहे, तो आपको दिक्कत की बात होगी। तो फिगर को समझिए। आपने कहा एक टावर है खड़ा हुआ, टावर कहाँ खड़ा होगा, हवा में तो होगा नहीं, ग्राउंड पे होगा। तो आपने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। तो टावर को आपने बना दिया, ग्राउंड पे बना दिया। अब क्या कह रहा है, टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो जो टॉप है टावर के उसको पॉइंट ऑन अ ग्राउंड से देखा जाए। तो आपने कोई एक मान लेते हैं, कोई ग्राउंड पे कोई पॉइंट था, ये पॉइंट, और इस पॉइंट से टावर के टॉप को देखा गया होगा। तो कैसे देखा गया होगा, ये मान लीजिए है, और टावर ऊपर होगा। तो टावर ऊपर होगा तो कैसे देखेंगे, आप गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो आपने कहा बिल्कुल सही बात हुई है, गर्दन को हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो ऊपर की तरफ ले जाए तो एंगल क्या हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो क्वेश्चन में देखते हैं। और अच्छा ये कहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे। तो टावर का जो फुट है उससे कितने दूरी पे है, 30 मीटर। मतलब आपको ये बेस भी दे दिया, लो और काम आसान हो गया। क्वेश्चन में क्या कहा है,
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर अवे है, इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे दिया है, 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आपने कोई हाइट ऑफ द टावर को हम h मान लेते हैं, तो a b c। अब देखिए टावर के हाइट को फाइंड करने का दो मेथड, एक मेथड कि आप टावर के छत पे चढ़ जाते हैं और इंची टेप से टावर को मेजर कर लेते हैं, दूसरा मेथड आपने कभी ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लिया। फायदा क्या हुआ समझिए बात को, आपने कहा ये क्या लिखा है थीटा, ये थीटा लिखा है, थीटा के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और गिवन क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन बताता है, तो आपने सीखा था पीबी पीबी हट हट, पीबी पीबी हट हट। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन बताता है, तो आपने कोई परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बताता है tan थीटा। तो tan 30 किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपने को ये हो जाएगा AB बाई BC। किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपने को ये AB बाई BC के इक्वल। AB की वैल्यू कितनी है, तो आपने को ये AB है h और BC की वैल्यू कितनी है 30। tan 30 कितना होता है, आपने को tan 30 होता है 1/√3 इक्वल टू h बाई 30। आपने कभी हमको h की वैल्यू फाइंड करनी, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी, h की वैल्यू फाइंड करनी, तो h की वैल्यू फाइंड करनी तो इसको इधर भेज देंगे, तो h किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपने को ये 30/√3 सेंटीमीटर, मीटर में दिया था तो मीटर लिख लिया। याद रखिएगा आपने रैशनलाइजेशन पढ़ लिया, क्लास 10 के बच्चे हैं तो रैशनलाइजेशन आपने पढ़ लिया। दैट मींस रैशनलाइजेशन क्या कहता है कि डिनोमिनेटर कैन नेवर कंसीडर एज अ रूट नंबर या इरेशनल नंबर। तो डिनोमिनेटर में कभी भी रूट का नंबर नहीं हो सकता, तो रूट का नंबर नहीं होगा तो हमको क्या करना होगा, उसको रैशनलाइज करना होगा। तो आपने कोई 30√3 है तो इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, तो √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30√3 और √3 into √3 3 हो जाएगा, तो 3 से कैंसिल आउट हो गया, 10 टाइम्स में, तो व्हाट वी गेट 10√3 मीटर। दैट विल बी द हाइट ऑफ द टावर। तो आपने हाइट ऑफ द टावर बहुत ही इजीली मेजर कर लिया। याद रखिए कि जब तक क्वेश्चन में √3 की वैल्यू नहीं गिवन होगी तब तक आपको √3 की वैल्यू को पुट नहीं करना, जब गिवन होगा तो आप क्या करेंगे, पुट करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे और कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। याद रखिएगा हाइट एंड डिस्टेंस में आपको सिर्फ 3 एंगल पे वैल्यूज याद होनी चाहिए, किस पे, याद रखिएगा, एक तो 30 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री और तीसरा 60 डिग्री। और इन 3 पे भी सभी का याद नहीं करना है, सिर्फ 3 एंगल का, सिर्फ 3 टी रेशियोज का, साइन का, कॉस का और टेन का। और 90% क्वेश्चन में सिर्फ 10 ही लगेगा, 90% क्वेश्चन में ही सिर्फ 10 लगेगा, मतलब 10 का तो एकदम याद होना चाहिए। तो आपने को tan 30 जो होता है वो होता है 1/√3, 45 जो होता है वो कितना होता है 1 होता है, और 60 डिग्री पे √3। साइन 30 की बात करें तो 1/2 होता है, 45 पे 1/√2 और 60 डिग्री पे √3/2। cos 60 इसका अपोजिट लिख दिए तो √3/2, 1/√2 और 1/2। मतलब ये सारी वैल्यूज आपको क्या होनी चाहिए, एकदम याद हो जानी चाहिए कि भैया ये 3 एंगल पे याद हो जाए। और स्पेशली तो 10 का तो याद ही होना है, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, जिससे कि आपका कभी भी क्वेश्चन आए तो समझ में आए। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि एक काइट है जो कि 60 मीटर अबव द ग्राउंड फ्लाई कर रहा है। अबव द ग्राउंड का मतलब ये नहीं स्लैंट हाइट दिया, ये ऊपर की वर्टिकल डिस्टेंस उसका जो दिया है जहां पे वो फ्लाई कर रहा है काइट, वो क्या है 60 मीटर ऊपर है, ग्राउंड से कितना है 60 मीटर ऊपर है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि द स्ट्रिंग अटैच टू काइट, जो स्ट्रिंग है काइट से अटैच, उसको इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड ये है, तो आपने कोई ग्राउंड पे कहीं बंधी होगी, तो ग्राउंड पे कहीं बंधी होगी, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे बंधी हुई है। तो मान लेते हैं ये काइट है तो के लिख लेते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं ए और इसका नाम लिख लेते हैं बी। अब वर्टिकल डिस्टेंस आपने लिए तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, याद रखिएगा वर्टिकल डिस्टेंस लिए तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा, याद रखिए भैया, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ा है और किसी के लिए नहीं पढ़ा। टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, जो इंक्लाइनेशन है स्ट्रिंग की ग्राउंड से वो कितना दिया है 60 डिग्री, कितना दिया है 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोले, एंगल ऑफ एलिवेशन बोले, दोनों का मतलब क्या होता है सेम होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है 60 डिग्री। अब क्या बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब आपने कभी ये जो लेंथ है ये वाली, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोला है, जिसकी वैल्यू को हम मान लेते हैं x, जिसकी वैल्यू को क्या मान लिया x। आपने कभी ये अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाले को हम क्या कहते हैं परपेंडिकुलर कहते हैं, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर, जिस पर थीटा बना था उसको क्या कहते हैं बेस और इसको क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो आपने कभी हमको परपेंडिकुलर गिवन है
और हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए बोला है। परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए बोला है। तो आपने कोई परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में हम रिलेशन फाइंड करें, क्योंकि जो चीज गिवन है वहीं से तो आप अननोन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, अननोन की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ नोन। जो नोन है उसकी वैल्यू को हमको लेना पड़ेगा। तो आपने कोई नोन कौन है, परपेंडिकुलर, और अननोन क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन कौन बताता है, तो पीवी हट हट, तो पी बाई एच कौन बताता है, पहला ही कौन है, साइन थीटा। तो आपने कोई जो साइन थीटा होता है वो होता है पी बाई एच। थीटा की वैल्यू कितनी है, तो आपने कोई थीटा की वैल्यू है 60, तो कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, तो आपने कोई ये है 60, और एच, तो एच की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। आपने कोई एच की वैल्यू हमको फाइंड करना है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपने कोई साइन 60 जो होता है √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। ये हो गया 60/h। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा h की वैल्यू, तो आपने को ये h जो होगा दैट इज इक्वल टू 60 × 2/√3। और अभी हमने क्या पढ़ा है कि रूट में कभी भी डिनोमिनेटर नहीं हो सकता। तो रूट में नहीं होगा तो क्या करना होगा, रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, तो √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो कितना हो जाएगा, तो आपने को ये हो जाएगा 60 × 2 120√3, और √3 × √3 क्या हो जाएगा 3 से कैंसिल आउट हुआ 40 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा 40√3। क्या दिया था इसमें, मीटर दिया है, तो मीटर लिखेंगे आंसर। याद रखिए क्वेश्चन किस में है, वर्ड में है। अगर क्वेश्चन वर्ड में होगा तो आंसर मस्ट बी इन वर्ड, आंसर शुड आल्सो बी इन वर्ड। आंसर भी किस में होगा, वर्ड में होगा। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में कि द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ काइट की जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी दैट इज इक्वल टू 40√3 मीटर। आंसर। होप सो कि यहां तक की सारी बात है आपको समझ में आ गई और आप क्वेश्चंस लगाइएगा। नेक्स्ट क्लास पे हम और इसके अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे जिससे कि कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, डोंट ट्रबल योर मदर फादर एंड जो भी आपसे बड़े छोटे हैं सभी को, ठीक है। बी काइंड, बी ऑनेस्ट और बिहेव लाइक अ जेंटलमैन। बात क्लियर है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।